सो आप पर्टिकुलरली कंसिडर करेंगे कि एकदम नया क्लास है, तो फिर सपोज करो ये हेडिंग है। देखो आपको क्या समझता है इसमें से कि आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन किया है। रेपो रेट आपको पता है, सबको पता है कि नहीं, पहले बता दो। ठीक है, रेपो रेट मतलब कि बैंक, और मतलब आरबीआई की तरफ से अगर बैंक ले रहा होगा पैसे तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। तो अभी क्या हुआ, रेपो रेट तो था ही, पर अभी आरबीआई ने दो मतलब वेरिएबल रेपो रेट नाम का एक कंसेप्ट है इकोनॉमी का, वो ऑप्शन किया है 3.75 लाख करोड़ का। तो हमें अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि वेरिएबल रेपो रेट क्या है। ओके, और वो क्यों किया पर्टिकुलरली, अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट छोटा नहीं है, 3.75 लाख करोड़ का है, उससे मतलब लिक्विडिटी काफी बढ़ जाएगी। तो अब ये भाई न्यूज देखते हैं कि दो वेरिएबल रेपो रेट लाए उन्होंने, वो ऑप्शन किए, बेचे। आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, उसमें घर की नीलामी वगैरह देखी होगी, ऑप्शन हो रहा है वगैरह। तो बस इन्होंने ऑप्शन किया है, ऐसा सपोज करो वेरिएबल रेपो रेट लाके उन्होंने एक ऑप्शन किया है। तो वो कितना किया है, पहले वो 2 लाख करोड़ का करने वाले हैं और उसके बाद में 1.75 लाख करोड़ का करने वाले हैं, ऐसा उनका प्लान है। तो पहले हम लिक्विडिटी क्या होती है पहले इकोनॉमी में वो देखते हैं। लिक्विडिटी मतलब जो भी अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो पैसा होता है ना, आखिरी में हम सबके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बैंक के पास पैसे हैं, इसलिए हमारे वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी मतलब कि पैसा होता है, और पैसा कहाँ होता है, बैंक के पास होता है। इसलिए फिर ये डेफिनेशन ये बोलना चाहती है कि जो भी कैश इन बैंक अकाउंट है उसको लिक्विडिटी बोला जाता है, उससे ही ट्रांजेक्शन होंगे। हम सबके पास यूपीआई है वगैरह वगैरह सब चीजें, उसी से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बैंक अकाउंट कनेक्टेड है वगैरह वगैरह। यहाँ तक समझ गया? ठीक है, अब आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी क्या बोल रहा है, लिक्विडिटी डेफिसिट मतलब कि इकोनॉमी में पैसा कम हो गया है भाई, ये एक चीज हुई है। ओके, तो हमें ये देखना है कि लिक्विड डेफिसिट एक टर्म है इस न्यूज में। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी डेफिसिट मतलब क्या। लिक्विडिटी डेफिसिट मतलब कि बैंक की एबिलिटी जो है ना लेंड करने की, पैसे देने की, वो कम हो गई है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है उतना। ये एक चीज हुई है। अब लिक्विडिटी कितनी कम हुई है, तो सिस्टम मतलब जैसे एलविस यादव सिस्टम सिस्टम बोलता है कि भाई हमारा सिस्टम है ये वो, तो उसका सिस्टम का अर्थ ऐसा है कि भाई सब जो लोग है आजू बाजू का जो भी उसका विश्व जो चल रहा, वो उसके वजह से चल रहा, वो सिस्टम का मेन पार्ट है, उसके वजह से सब चीजें चल रही, ऐसा उसका बोलने का अर्थ है। जैसे बॉडी की सर्कुलेटरी सिस्टम रहती, अपन सांस लेती, उसकी एक सिस्टम है, नाक में से हवा जाएगी, फिर ब्रेथ लोगे वगैरह वगैरह सब चीजें, तो वही सिस्टम होता है। तो सिस्टम की लिक्विडिटी डेफिसिट हुआ मतलब सिस्टम में पैसा कम हुआ, और वो कितना कम हुआ, 2.87 लाख करोड़, इतना कम हुआ कि अब भाई बैंक दे नहीं पा रही, लिक्विडिटी कम हो गई। अब मेरे को बताओ, जिन्होंने थोड़ा इकोनॉमी के कंसेप्ट पढ़े हैं, लिक्विडिटी कम होने की वजह से क्या होगा। अगर लिक्विडिटी कम हो गई तो क्या होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब लोन देने की महंगी हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, और उससे फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गलत चीजें हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ तक समझ गया। अब हम वेरिएबल रेपो रेट देखेंगे। वेरिएबल मतलब पता है आपको, जो वेरी होता है, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल रेपो रेट मतलब क्या होता है कि ये टर्म रेपो रेट है। टर्म मतलब लॉन्ग टर्म वगैरह ऐसे सेंस में पकड़ो। टर्म रेपो रेट है जिसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट की जाती है इकोनॉमी के अंदर आरबीआई के तरफ से, फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म कितना होता है, ये होता है जैसा अपना रेपो रेट का होता है ना, 1 दिन से 14 दिन तक का, वैसा ही वेरिएबल रेपो रेट भी एक दिन से 14 दिन तक ही होता है। पर कभी कभार ये 14 से ज्यादा दिन तक भी हो सकता है। तो आपको अभी क्या समझा कि आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट किया है जो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी इंड्यूस करता है इकोनॉमी में, और वो कितने का किया है, 2 लाख करोड़ का किया है, और 1.75 लाख करोड़ का किया है, और ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए किया है। ठीक है, और इसमें रेपो रेट और अगर वेरिएबल रेपो रेट में आपको फर्क पूछा जाए, तो ये फर्क होता है कि वेरिएबल रेपो रेट जो है ना, वो 14 दिन से ज्यादा का भी हो सकता है अगर कंडीशन वैसी आ जाए तो। और इसमें क्या होता है वेरिएबल रेट में, वेरिएबल रेपो रेट में, कि इसका जो रेट है वो डिसाइड होता है मार्केट प्लेयर्स की तरफ से। जब एक आरबीआई डिसाइड करता कि भाई उसको लिक्विडिटी बढ़ानी है, तो लोग आते दो चार, वो मिलके फिर भाव लगाते कि भाई वो कितने का बेचना है, रेपो रेट कितना रखना है, वेरिएबल रेपो रेट।
फिर ऑक्शन होती है उस पर्टिकुलर रेट की, और वो जो होता है वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अगर रेपो रेट, कॉमन सेंस है, अगर रेपो रेट से अगर मिल रहा होगा लोन बैंक्स को, तो वो वेरिएबल रेपो रेट पे क्यों ही जाएगी। इसलिए अनवेरिएबल रेपो रेट ऐसा स्टॉक में होता है, बहुत बल्क अमाउंट में होता है, और इसलिए वो बल्क अमाउंट में होने की वजह से अगर वो थोड़ा कम भी रहा रेपो रेट से, तब भी आरबीआई को परवड़ता है कि वो दे सकती है लोन, उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिल जाता है। आप ही देख रहे हो कि 2 लाख करोड़ का हुआ है, 1.75 लाख करोड़ का हुआ है वेरिएबल रेपो रेट, ठीक है। तो अब ये रेपो रेट से कम होता है, और रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, क्योंकि फिर अगर रिवर्स रेपो रेट क्या है कि बैंक्स के पास से पैसे ले रहा है आरबीआई, है ना। तब वही चीज करनी थी तो आरबीआई वैसे भी कर सकता था, पर अब वो वेरिएबल रेपो रेट है। वैसे इतना टेक्निकल में नहीं जाएंगे, पर मोर और लेस ये समझो कि रेपो रेट और वेरिएबल रेपो रेट में दो या तीन ही चेंजेस है। एक तो ये 14 दिन से ज्यादा का भी हो सकता है, और दूसरा कि ये रेट डिसाइडेड बाय द मार्केट है। ये मॉनेटरी मतलब आरबीआई से डिसाइड नहीं करता है वेरिएबल रेपो रेट को, कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट डिसाइड कर रहा है इस चीज को, ठीक है। ये एक मेन फर्क है। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है आपको पता है, आरबीआई डिसाइड करता है, पर वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके लिए, ठीक है। और ये कैसे होता है, मार्केट डिसाइड करता है। अब हम इस चीज पे आएंगे कि लिक्विडिटी डेफिसिट हुआ क्यों था, क्योंकि लिक्विडिटी डेफिसिट हुआ इसलिए आरबीआई ने ये 2 लाख करोड़ या 3.75 लाख करोड़ इकोनॉमी में डाला है ना। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि क्या हुआ, अब तुम्हारे को मैं एक बेसिक चीज समझाऊंगा। डिमांड होता है, सप्लाई होता है, और इकोनॉमी इस हिसाब से ही भागती है, ठीक है, जो भी चीजें चलती है। तो सपोज करो कि डॉलर है ना, इकोनॉमी में अभी यूएसए ने फिक्स कर दिया कि उतना ही है, उतना ही है भाई। और इकोनॉमी तो यूएसए की काफी अच्छी है, तो उसके वजह से उसका जो एक इमेज है, या फिर उसकी जो यूज है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में डॉलर का, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका यूज ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा है। अब इसका यूज बहुत ज्यादा है और ये इकोनॉमी में कम है, उसके वजह से फिर क्या हो रहा कि जो रुपी है इसको लेने के लिए वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये कम है। तो फिर आरबीआई क्या करता, अब ये इतना भी अच्छा हमारा भाईचारा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कि हम उसको डायरेक्ट बोले कि अरे यार तू थोड़ा सा वो तेरा जो है ना इंटरेस्ट रेट डॉलर का, वो तेरे सेंट्रल बैंक में कम कर दे और तेरा डॉलर थोड़ा इकोनॉमी में बढ़ा दे। हम वैसा नहीं कर सकते, तो हमारा आरबीआई क्या करता, इसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, इसके पास वो ग्लोबल मार्केट में बढ़ा देता, कुछ भी करके शेयर्स लाके वगैरह वगैरह कुछ भी करता, ठीक है। मोर और लेस टेक्निकलिटी में मत जाओ, उसने सिर्फ क्या किया है आरबीआई ने, डॉलर मार्केट में बढ़ा दिया है। अब उस वजह से क्या होगा, हमारा जो रुपया हमारे को बहुत ज्यादा लग रहा था उससे डॉलर लेने के लिए, अब कम लगेगा ना। तो वो कम लगने की वजह से अब ये तो हो गया कि भाई इसने डॉलर डाल दिया और फिर ये चीजें चल गई, और ये हमारा रुपया उससे इससे ऊपर नहीं जा रहा। पर क्या हो रहा, अब डॉलर बढ़ने की वजह से, पहले डॉलर कम था, डॉलर कम था, इसलिए हमारा जो रुपी था उस चीज के लिए वो ज्यादा, सॉरी, पहले इकोनॉमी में डॉलर कम था ग्लोबल लेवल पे, तो हमें जो रुपी लग रहा था उसके लिए वो ज्यादा लग रहा था। फिर हमने डॉलर बढ़ा दिया अपने आरबीआई ने, तो फिर हमें जो रुपी लग रहा था वो थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। पर हमने अब इकोनॉमी में मतलब ग्लोबल लेवल पे डॉलर बढ़ा दिया है, ओके। फिर उसके वजह से क्या हुआ, हमें जो रुपी लग रहा है, हमारा रुपी कम हो गया है ना उसके वजह से, क्योंकि डॉलर बढ़ गया इकोनॉमी में, और हमें जो रुपी लग रहा है उसके लिए, अब वो हमारा एक रुपी स्टेगनेंट हो गया है ना, पहले डॉलर स्टेगनेंट था इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे, अभी रुपी स्टेगनेंट हो गया क्योंकि हमने डॉलर बढ़ा दिया। एकदम वेरिएबल्स है वो, थोड़े थोड़े इससे चेंज हो जाते, यहाँ तक समझा सबको, ठीक है। आ, एक सेकंड, सपोजिटली तुम अम्बा देवी में कुछ लेने के लिए गए, कुछ भी लेने जा सकते हो, चूड़ी बीड़ी, वैलेंटाइन चल रहा, कुछ भी लेने जा सकते हो। हाँ हाँ, हम्म। हाँ, एक सेकंड सुनो, समझो इकोनॉमी में चूड़िया वगैरह लेने गए हो तुम अम्बा देवी की दुकान में, एकदम ग्राउंड पे आओ,
तुम लेने गए हो चूड़िया, ठीक है, और मार्केट में चूड़िया कम है, एकदम नवरात्र का सीजन है ऐसा सपोज करो, ठीक है, एकदम भीड़ बढ़ गई वहां पे, तो उसके वजह से क्या हुआ, ये चूड़िया कम है, इसलिए फिर जो पैसे लगेंगे इस चीज के लिए वो ज्यादा लगेंगे, है ना। और वही सोचो कि अब नवरात्रि नहीं है, अब ऐसा है खुला टाइम है, कोई नहीं जा रहा अंबा देवी, सिर्फ नवरात्रि के टाइम पे ही जाते बहुत लोग, फिर अब मतलब ऐसा खुला टाइम है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो ये था पहले ये स्टेगनेंट हो गया था क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे थे, है ना, पर अभी क्या हो गया, अब ये स्टेगनेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे कम लोग आ रहे हैं ना, फिर इसके वजह से क्या हुआ ये स्टेगनेंट होने की वजह से अब इसका जो प्राइस है, मतलब अब रुपी बढ़ गया है मार्केट में, ब्रॉडली समझा है तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ठीक है। वैसे भी इतना टेक्निकल नहीं जाने वाले, मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी डेफिसिट क्यों हुआ है। अगर इंटरव्यू के हिसाब से आपको बोलना है वहां पे, तो ये बोल देना कि एक आरबीआई ने भाई फॉरेन एक्स मार्केट में डॉलर बढ़ा दिए गए हैं, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर रुपी कम हो गया है, उस चीज को लेने के लिए, वो डॉलर को खरीदने के लिए रुपी कम हो गया है, ठीक है। तो वही है, फिर ये चीज हुई थी फिर इसके वजह से क्या हो गया था, जो आरबीआई ने कितने का इंटरवेंशन किया था, 2 लाख करोड़ का, फॉरेन एक्स मार्केट में कितने का किया था, 2 लाख करोड़ उसने फॉरेन एक्स मार्केट में डाले, करोड़ डॉलर डाले, और इसलिए हमारे इधर जो लिक्विडिटी है ना, तो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर में, लिक्विडिटी डेफिसिट कितना हुआ था हमारा, 2.87 लाख, क्योंकि वही चीज लेने के लिए हमारे पास अब रुपए ही नहीं थे, क्योंकि हमने डॉलर तो बढ़ा दिए, पर रुपी तो मार्केट में उतना ही है ना, फिर उसको लेने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, रुपी ही नहीं बचा, इसलिए फिर आरबीआई ये जो चीजें कर रहा है ना इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कर रहा है, वेरिएबल रेपो रेट। अगर इस पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ डिफरेंस पूछा जाएगा वेरिएबल रेट और रेपो रेट के अंदर, या फिर कितने लाख का किया है वेरिएबल रेपो रेट, ये पूछा जाएगा, या थर्ड थिंग वेरिएबल रेपो रेट क्यों किया है, वेरिएबल रेपो रेट क्यों किया है, लिक्विडिटी डेफिसिट था इकोनॉमी, बस। तो यहाँ तक ही है, ये न्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, पर ठीक है, अगर कुछ इशू होगा तो हम क्लास के बाद भी इसे देख सकते हैं थोड़ा और। हाँ, अभी ये भी थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जनधन योजना, मतलब आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुना होगा, इसमें अकाउंट्स वगैरह बना रहे थे, तो अभी क्या हुआ, 54.5 करोड़ अकाउंट्स बन गए थे अभी तक वहां पे, जनधन अकाउंट्स जो ओपन हुए थे, जब मोदी जी ने कब लाया था जनधन योजना, 16 में लाया था, 14 में, बराबर। तो 2014 में से अभी तक कितना हो गया, ये 54 करोड़ अकाउंट्स खुल गए थे उसके अंदर, ठीक है। और हमारी पॉपुलेशन कितनी आ रही है अभी, 125 करोड़ के ऊपर जा रही है, अभी तो डाटा है हमारे पास एस्टिमेटेड, मतलब लगभग हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से ऐसा सपोज करो कि 1/3 पहुंच गया है ये, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जनधन अकाउंट्स का एक सर्वे किया गया कि भाई कितने अकाउंट बने हैं जनधन के, तो उनको दिखा कि 54 करोड़ पे चला गया है वो आंकड़ा, और उसके वजह से क्या हुआ, ये जनधन योजना जो लाई, उसके वजह से जो बाकी के जो थे ना, क्या बोल सकते हैं, अटल पेंशन योजना, या फिर जो ये इंश्योरेंस सेक्टर के 2 स्कीम्स है, प्रधानमंत्री, मुझे इसका नाम फुल फॉर्म याद नहीं आता, सुरक्षा बीमा योजना या फिर जीवन ज्योति बीमा योजना, ओके, तो इन जैसे, हाँ, तो जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें भी फिर लोग बढ़ गए, क्योंकि एट दी एंड ये जीवन ज्योति बीमा योजना भी कनेक्टेड है जनधन योजना से, और ये सुरक्षा बीमा भी, और ये अटल पेंशन भी, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि पहले ये प्रधानमंत्री के कुछ प्रोविजंस है जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, और एकदम इसने इतना बड़ा आंकड़ा अचीव किया है तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो सके। तो इसने ये पर्टिकुलरली आया क्यों था, बेसिक्स से सबको पता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर मैं अगर बताऊं, पूछूं कि अगर इसका एलिजिबिलिटी कितनी है, मतलब कौन से एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं, तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एज ग्रुप क्या है इसका, किसी को पता है, हाँ, 18 to 59। तो ये पर्टिकुलरली आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, और इससे क्या होने वाला है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वगैरह है ना, एलपीजी वगैरह स्कीम्स वगैरह लाई थी हमने वगैरह वगैरह, एलपीजी वो 1991 वाला नहीं पूरा में, ये अभी गैस रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह आई थी उसके बेनिफिट्स डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो रहे थे लोगों के ये प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स की वजह से। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि पहले तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, दूसरा कि एज ग्रुप कितना है, 18 to 59 ईयर्स, ठीक है,
ये मुझको लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर पूछा गया तो। और इसमें ऐसा है, फिर ऐसा ही बोल सकते कि यार 18 दिया है मिनिमम एज, तो फिर 10 साल के लोग कर नहीं सकते क्या? तो नहीं, अगर कोई 10 साल के अबव है एज का, तो उसके गार्जियन की परमिशन लेके या लीगल जो गार्जियन है उसका, उससे परमिशन लेके जनधन अकाउंट उसका भी खोला जा सकता है। ठीक है, ये एक थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो मिस आउट हो जाता है, ये याद रखना। और जनधन अकाउंट्स कहाँ खोल सकते हैं? तो भाई बैंक ब्रांचेस वगैरह में खोल सकेंगे, या फिर बैंक के जो करस्पॉन्डेंट वगैरह हमारे घर पे आते वगैरह, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके घर पे आते वो, तो उनसे भी वो अकाउंट, जनधन अकाउंट खोला जा सकता है। बाकी जीरो बैलेंस अकाउंट वगैरह होते हैं उनके, रुपी डेबिट कार्ड मिलता है उनको। और इसमें क्या होता है, और एक चीज, रुपी डेबिट कार्ड होने के बाद 2 लाख करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है जनधन अकाउंट के तहत। ये एक मेन चीज है, थोड़ा याद रखना। और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 30,000 का मिलता है फॉर एलिजिबल फर्स्ट टाइम अकाउंट होल्डर, जो फर्स्ट टाइम अकाउंट होल्डर्स रहते हैं इसके अंदर। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको पता है क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो वो 10,000 रुपए की मिलती है। किसी को पता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, हाँ मतलब मोर और लेस क्रेडिट कार्ड जैसा कार्यक्रम है उसका। कि भाई अगर आपके अकाउंट में जीरो भी रुपए है, और आपने अगर उसके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से करे, आपका अकाउंट ऐसा कि आप रैंडमली कुछ कर नहीं रहे उसमें, आप पैसे वगैरह भी रख रहे, तो आपको 10,000 रुपए एज अ क्रेडिट बोल के मिलेगा आपको, जब पैसे का काम पड़ेगा एज अ क्रेडिट कार्ड बोल दो। और इससे ही रिलेटेड एक न्यूज है कि 21%, अभी मैंने आंकड़ा क्या बोला था, इसमें अकाउंट होल्डर्स कितने थे? 54 करोड़ समथिंग थे। अब इससे ही रिलेटेड नीचे की न्यूज है कि 21% जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है ना, वो अकाउंट होल्डर्स टर्न्ड इन ऑपरेटिव। मतलब 54 करोड़ के 20% कितने होते? 10-11 करोड़, 10-12 करोड़। ओके, इन ऑपरेटिव हो गए। इन ऑपरेटिव मतलब क्या? टेक्निकल टर्म्स में इन ऑपरेटिव मतलब कि 24 महीने से 2 साल से उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इसलिए उसे इन ऑपरेटिव बोला जाता है। ये न्यूज थोड़ा न्यूज में है, जनवरी में ही आई थी, तो थोड़ा अगर पूछा जाए तो ये इसका था। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ इन ऑपरेटिव अकाउंट्स कहाँ पे है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में, बाद में पंजाब नेशनल बैंक वगैरह सब चीजें। आपको क्या रीजंस लगते हैं इसके, मतलब ये इन ऑपरेटिव क्यों हो गए होंगे? वो थोड़ा सोचना जो इंटरव्यू वाले हैं, क्योंकि एकदम फैक्चुअल नहीं पूछेंगे, वो कुछ ना कुछ आजू बाजू का पूछेंगे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी कभी भी लूप में नहीं लेना चाहिए। तो 2-3 टॉपिक हो चुके हैं, हम थोड़ा अभी नेशनल पे जाते हैं। तो अभी क्या हो गया है, एक चिनार नाम का ट्री है, कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। उसको एक डिजिटल आइडेंटिटी मिली है, ऐसा आधार मिला है उसको, मतलब ट्री आधार मिशन करके एक लॉन्च किया था। तो उसके तहत ऐसा एक क्यूआर की प्लेट लगाई जाएगी, ऐसा कुछ तो है, ऐसा ब्रॉडली समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने देखा होगा क्या कि जो पुलिस वाले नाइट ड्यूटी वगैरह करते हैं, तो अभी क्या हो गया, पहले वो कहीं पे सो भी जाते थे, मतलब ऐसे गाड़ी साइड में लगा के बाहर, वहां पे सो गए भाई। पर अब क्या हो गया, डिजिटल ग्रोथ इतनी हो गई है कि उनके ऊपर मतलब ऐसा क्या बोल सकते हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज है उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे कौन से एरिया में घूम रहे हैं वगैरह वगैरह। और कहाँ पे पुणे में मैंने ऐसे देखा है कि ऐसे क्यूआर कोड्स बने हुए हैं, ऐसे समझो एक खाने का घर है, वहां पे ऐसा क्यूआर कोड बना हुआ है। पुलिस वालों को रात को 2-2:30 बजे वहां जाके स्कैन करना पड़ता है कि हम यहाँ का एरिया, मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉप हमने क्रॉस किया है, फिर ऐसे ऐसे करके वो एरिया से जाते हुए स्कैन करते हुए जाते हैं। तो सपोज करो ये भी वैसा ही है, जैसे यूपीआई पेमेंट वगैरह करे होंगे ना, बस वैसा एक क्यूआर कोड वाला मतलब एक ढांचा है या फिर प्लेट है ऐसा सपोज करो। और इसमें क्या है कि एक ट्री आधार मिशन लाया था, उसके तहत फिर ये जियो टैगिंग करने के लिए कि कहाँ पे है भाई वो झाड़, और मैपिंग करने के लिए कि भाई कितने एरिया में वो झाड़ है, पर्टिकुलर चिनार या मैपल ट्री उसे बोला जाता है। और इसमें क्या है कि क्या ओवर 28,000 ट्रीज जो है ना वो जियो टैग किए। जियो मतलब कि जोग्राफिकली टैग किए, जैसे आप अपने दोस्तों को ऐसा लोकेशन भेजते हो ना आपका, पर अब ये झाड़ भी वैसे लोकेशन भेज रहे हो उसको, ऐसा सपोज करो। इसके तहत ये प्लेट जो लगाई गई हो, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह होगा थोड़ा बहुत। और फिर ये क्यूआर कोड से हमें ये भी पता चलता है कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका गिर्द कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना पुराना झाड़ है वगैरह, वो वाले सेंस में।
मतलब एक झाड़ की लोकेशन भी ट्रेस हो रही है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी पता चल रही है कि क्या रिलेटेड है उसके जो इम्पोर्टेंट चीज है। तो वही उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वगैरह उस हिसाब से। ये थोड़ा एग्री के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता पूछा जाएगा, पर पता कर याद रखो कि ये 30 मीटर्स तक इसकी हाइट होती है और ये उसका जो गिर्त होता है वो 10 to 15 मीटर्स होता है। अच्छा सा बड़ा गिर्त होता है इसका। और उसको मेच्योर होने के लिए 30 to 50 ईयर्स लगते हैं, इसलिए उसे मतलब सेव करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसकी जो फुल लेंथ है वो 150 ईयर्स में वो लेता है, 150 साल लगते हैं उसको उसकी लेंथ पहुंचने के लिए, मतलब हमारे उम्र से काफी ज्यादा, हमारी 2 पीढ़ी चले जाएगी उसमें। अरे मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे उसकी संख्या ज्यादा है ना, 28,000 है सपोज कर। वो कितना आजू बाजू का सॉइल प्रोटेक्ट करके रख रहे होगे, सॉइल कितना ज्यादा सेव कर रहे होगे। और वहां पे वो 150 साल से मतलब उसके आजू बाजू इकोसिस्टम डेवलप हुई होगी, वो भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उस हिसाब से है ओवरऑल। अभी वैसे मैंने नोट्स क्लास के ग्रुप पे डाले हुए हैं, अगर आपको लिखना है तो थोड़े बहुत लिखो, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ज्यादा भी ऐसा लिखने पे ध्यान मत देना, ऐसा सेंस में बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है तो लिखो। अब एक चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन है, उन्होंने कवचम नाम का एक मतलब लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा कि केरला में फ्लड आ गया या फिर तमिलनाडु में फ्लड आ गया, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो रही थी। फिर उसमें क्या हुआ, एक कवचम नाम का उन्होंने लाया। क्या है उसका फुल फॉर्म? केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हैजार्डस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है पर्टिकुलरली कि डिजास्टर में, ये तो पहले तो ये याद रखो कि ये इंडिया की पहली फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है। और जो भी बॉडी मतलब सपोज करिए, ये जो बॉडीज है, हाँ, जो भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या फिर इनकोइस है, सीडब्ल्यूसी है, या फिर प्राइवेट एंड पब्लिक एजेंसी, मतलब पूरा एक ग्रुप है बहुत ज्यादा लोगों का। वो पूरा ट्रैक कर दे कि भाई हवामान में पानी कितना है, विंड कितने स्पीड में चल रही है, मतलब वो ट्रैक कर रहे हैं कि भाई डिजास्टर आ सकता है क्या, फ्लडिंग हो सकती है क्या, वेव्स कितने लंबे मतलब कितने हाइट पे आ रहे हैं जिसकी वजह से फ्लडिंग होगा क्या, वो वाले सेंस में। मतलब ये इंटीग्रेट किया है पूरे जो मेन मेन बॉडीज है ना डिजास्टर रिलेटेड या फिर मेट्रोलॉजी रिलेटेड, वेदर वगैरह अगर प्रिडिक्ट कर रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो वो सब कनेक्ट होके देख रहे हैं कि भाई वापस वो फ्लड जो है जिससे हाहाकार मच जाता है वो ना आए, या फिर आए भी तो उसे अच्छे से डील किया जाए। तो उसलिए फिर उन्होंने क्या किया, एक रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट है केरला की तरफ से, और इसको फंडिंग किया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने और वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, मोस्टली जो ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उससे वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है। तो ये जो प्रोजेक्ट आया था वो इसलिए आया था क्योंकि एक नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है। उसके तहत जो 8 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, कोस्टल स्टेट्स पता है ना आपको मतलब कौन कौन से हैं? तो जो 8 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे, उसके ऊपर का ये प्रोजेक्ट था कि भाई कोस्टल एरियाज पे कोई हानि ना हो अगर कुछ साइक्लोन वगैरह आ रहा होगा, तो उस वजह से ये है वो कोस्टल स्टेट्स बाय द वे। और ये फंडेड, ये तो बताया मैंने। और फिर ये वैसे ही था। और ये थोड़ा सा कवचम के बारे में भी मैंने बताया है कि सोशल मीडिया वगैरह सब ये नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं और ये वार्निंग देंगे सी अटैक्स, हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड एक्सट्रीम हीट रिलेटेड, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है मोर और लेस। और इसको हेड की कौन करने वाला है, तो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस की टीम से हेड करेगी। तो ये खत्म हो गया। अभी मैं इंटरव्यू पैनल में मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था, तब मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या रिलेटेड पॉइंट है। एक सेकेंड से आप तब तक थोड़ा हेडिंग देखो और क्या होगा थोड़ा सोचियो। हेडिंग पे से आपको एक क्लू मिलेगा इसका। अभी रिसेंटली क्या हुआ उत्तराखंड में, उत्तराखंड पहला ऐसा मतलब स्टेट बना है कि जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू किया गया है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। गोवा ना ओनली प्लेस इन इंडिया
जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड लागू है, और वो आजादी होने से पहले से था, 1861 से ही था। इसलिए ये जो उत्तराखंड की मैं लाइन बोल रहा हूँ, इस पर ऑब्जर्व करो कि उत्तराखंड बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वो जनवरी 27 से लागू हुआ, एसएसएन होगा होगा सॉरी हो गया। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड में मतलब जो भी सिविल रिलेटेड मुद्दे हैं ना हमारे सोसाइटी के, जैसे एडॉप्शन हो गया, मैरिज हो गया, या फिर क्या बोल सकते हो उससे, डाइवोर्स केसेस, मैरिज एज, इनहेरिटेंस वगैरह, जो भी ऐसे सिविल रिलेटेड चीजें हैं, उसके लिए पहले क्या होता था, जो रिलीजन वाइज वेरी होते थे, शरिया लॉज, हिंदू कोड बिल वगैरह, हिंदू लॉज वगैरह। तो अभी उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे अब रीजन मतलब रिलीजन वाइज वेरी नहीं हो गया वो चीज, कि भाई किसी का कोई दूसरा रिलीजन है तो उनके लिए एक दूसरा उनका जो पर्टिकुलर एक धार्मिक कोड ऑफ मतलब प्रोसीजर है, उस हिसाब से चीजें नहीं चलने वाली उत्तराखंड पे। वहां पे पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से ऐसा हो गया है कि कोई भी सिटीजन रहने दो, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और कम्युनिटी, वहां पे जो सिविल लॉज है, मैरिज डाइवोर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पे एक ही कोड रहेगा। और वो कोड के प्रोविजंस में आपको थोड़े बहुत बताना चाहूंगा कि मिनिमम जो लीगल एज है मैरिज का, 21 ईयर्स रहेगा मैन का, और वुमेन का कितना रहेगा, 18 ईयर्स। और अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन, हमारे घर वालों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन किया है क्या? शादी फेरे वेरे सब लिए, पर अभी यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पर्टिकुलर आपको, और इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल, जिसकी भी शादी हुई है उसको मैरिज सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। ऐसा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद से। और ये पर्टिकुलरली मेंशन कहा गया है, मतलब कहा बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम की। तो ये आर्टिकल 44 है डीपीएसपी का, जो पर्टिकुलरली जो डीपीएसपी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि स्टेट्स को गाइडलाइन करने के लिए डीपीएसपी होता है। इतना भी डेप्थ में मत जाओ, पर मोरलेस ऐसा समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में ये चीज मेंशन है, तो उसके तहत ये चीज हो रही है। और फिर ये उत्तराखंड के अभी एकदम से इतना बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, तो वहां पे के चीफ मिनिस्टर वगैरह पुष्कर सिंह धामी है, और गवर्नर कौन है, ये थोड़ा बहुत मोर और लेस तरीके से याद रखो। और अब तो मैंने एक चीज बहुत ब्लंटली बोली है क्लास में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे लागू होगा, रिलीजन वगैरह सब सेंस में। पर वहाँ के जो ट्राइब्स है पर्टिकुलरली, जो एकदम पर्टिकुलरली वहाँ पे के ट्राइब, क्योंकि उत्तराखंड का एरिया है वो, वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे, उन पे ये चीज लागू नहीं होगी। ये एक चीज याद रखना। जो हमारा शेड्यूल्ड एक्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ, उसके लिए जो लॉज वगैरह आए, उसके हिसाब से ये जो एकदम कहा ना कहा उनके कल्चर पे हानि हो सकती है, इसलिए ये चीज हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये ब्लंटली उत्तराखंड के हर पर्सन पे लागू नहीं, पर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन पे लागू। तो ऐसा है। हम थोड़ा अब नया देखेंगे, एक रबर बोर्ड है, आपने नाम सुना ही होगा। तो इसने लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट्स। पहले तो ये प्रोजेक्ट्स क्यों लॉन्च किए ये हमें देखना है, और उसके साथ कुछ टर्म्स आए हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो रबर बोर्ड ने लॉन्च किए हैं प्रोजेक्ट्स फॉर रेजिंग ग्लोबल वैल्यू एंड रैंपिंग, रैंपिंग मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका तो रबर का ही होगा मोरल। तो अभी पहले तो ये याद रखो कि रबर बोर्ड किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ आता है। और उसने जो दो न्यू प्रोजेक्ट लाए वो क्या है, एक ISNR है, और ये INR कनेक्ट है। ISNR मतलब कि इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, और INR कनेक्ट का इतना कुछ ऐसा फुल फॉर्म वगैरह नहीं है, वो वैसे ही एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो। तो हम पहले देखेंगे कि ये अभी ये रबर बोर्ड कैसे आया था वगैरह। तो ये रबर एक्ट 1947 के तहत ये आया था, और इसकी कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई है, इसके प्लेटिनम जुबली हो गया इसको के, ऐसा वैसा सेंस है इसके न्यूज में आने की वजह से, इसका जो न्यूज का पॉइंट है। तो ISNR ये क्यों आया है, यूरोप ने क्या किया, पहले यूरोप ने जो पास्ट में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाला है उसने एनवायरमेंट में वगैरह, सब चीजें की उसने गलत काम। और अभी वो क्या करता है, अभी जो भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है या फिर यूनेस्को है वगैरह वगैरह, वहां पे वो कहा ना कहा इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट लगा रहा है। तो उसी एफर्ट के तहत
उसने क्या करा, एक यूरोपियन यूनियन का डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन है, उसके तहत क्या करा जाता है, कुछ उसके रेगुलेशंस है कि भाई तुम्हारे इधर के भी झाड़ तोड़ रहे होगे, तब भी हमारे जो रेगुलेशंस है, अगर उसमें अगर वो झाड़ कटा हुआ ले सकते होंगे तभी हम लेंगे, अगर उसकी पूर्तता अगर वो करता होगा तो। क्योंकि अगर तुमने अनसस्टेनेबल वे में अगर वो झाड़ काटे होगे, कहाँ से भी कुछ भी कर रहे होगे, एकदम तुम्हारे इधर का पूरा तुम क्या बोल सकते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तुम पूरी ऐसा गलत काम कर दे रहे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कोलैप्स हो जा रहा, वो चीज नहीं चाहते। तो फिर इसलिए वो ये जो स्टैंडर्ड्स है वो उन्होंने लाए थे, उसके तहत फिर इंडिया ने क्या करा, इस चीज को अलाइन करने के लिए, क्योंकि हमारा इंडियन रबर यूरोप वगैरह में जाता होगा, एक्सपोर्ट होता होगा अच्छे क्वालिटी का, तो इसलिए फिर उन्होंने आईएसएनआर लाया। आईएसएनआर मतलब कि इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर होता है उसका फुल फॉर्म बेसिकली, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर होता है, और उसका जो एक्सपोर्ट है वो अच्छे से हो सके और ये रेगुलेशंस को फॉलो करे यूरोप के, उसके तहत ये जो चीजें कर रहे हैं वो उसके तहत हो रहे हैं। और इसमें फिर क्या होगा, मेन जो चीज है उसमें जो रबर का ओरिजिन है वो बताया जाएगा कि वो कहाँ से हमने पर्टिकुलरली काटा है वगैरह वाले सेंस में, या क्योंकि पैरासाइट्स वगैरह आपने आपके एग्री में सुना होगा कि पैरासाइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, हमारे इधर कांग्रेस ग्रास वगैरह आया था, वो भी जो वीट वगैरह हम PL 480 लेते थे यूएसए से, उसके तहत ही आया था ना। तो इसलिए वो ओरिजिन वगैरह मांग रहे हैं यूरोप वाले कि भाई तुम्हारे झाड़ का ओरिजिन बताओ, हम पहले स्टडी करेंगे कि उसमें कोई पैरासाइट तो हमारे इधर ना आ जाए। उस वजह से फिर ये यूरोप रबर का ओरिजिन बताया जाएगा, और जो सर्टिफाई किया जाएगा कि ये कॉम्प्लाई कर रहा यूरोप, मतलब वो भी जो कॉम्प्लायंस रेगुलेशन है उसके तहत। और INR कनेक्ट मतलब एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन जैसा, जिसमें जो लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचना है रबर, वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, जो जो खरीदने वाले हैं वो और जो बेचने वाले हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लाया गया है। मोर और लेस इतना ही इस चीज की अहमियत है। अब थोड़ा हम वापस से इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, ये थोड़ा सा बंद करते हैं। हाँ, तो अभी क्या हो गया, सेबी ने सेबी ने लॉन्च किया है कुछ, तो सेबी लॉन्च डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी धरोहर नाम का एक, धरोहर आपको सुना ही होगा आपने, धरोहर मतलब क्या होता है, देश की धरोहर, मेरे घर वालों की धरोहर थी जमीन वगैरह वाले सेंस में, हेरिटेज धरोहर। तो इसने क्या किया सेबी ने, एक डिजिटल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा वो वाले सेंस में, तो एक धरोहर करके लॉन्च किया रिपब्लिक डे पे। उसमें क्या हो रहा है पर्टिकुलरली, जो भी 150 ईयर्स का इतिहास है हमारे शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट कब एग्जिस्टेंस में आया इंडिया में, जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे उन्होंने 70s में 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में लाया था इंडिया में। तो उससे अभी तक 150 साल हो चुके हैं उसको। फिर अभी अब क्या हो रहा है, हर चीज का एक इतिहास मालूम होना चाहिए भाई, हमारे शेयर मार्केट कैसे इवॉल्व हुआ उस हिसाब से। तो उन्होंने पूरा 150 साल का इतिहास एक डिजिटल वे में इस धरोहर नाम के ऐप पे या फिर एक वेब बेस्ड पोर्टल पे डाला हुआ है, ऐसा है इसका मकसद। तो यही है कि 150 ईयर्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट हिस्ट्री है उसमें, जो उसका टारगेट कौन होगा, स्टूडेंट्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे जो उस पर स्टडी करेंगे, या फिर अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उस चीज पे काम करेंगे। तो वही है, उनका एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये चीज़ है पर्टिकुलरली, डब्ल्यू समथिंग। तो फिर अब ये है कि अब ये थोड़ा सा प्रीलिम्स वगैरह बाद लोगों के लिए ठीक है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे पता ही होगा, चेयरमैन को ना याद रखना, मैंने क्लू दिया था एक बार उस चीज़ के लिए, वो उससे ही याद रखो। अभी मेरे को बताओ, सबको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पता होगा, एनपीएस वगैरह, और कुछ ऐसा धुंधला सुना होगा किसी ने कि 2004 की पेंशन स्कीम बंद कर दी थी, और उस रिलेटेड है पर थोड़ा डेप्थ में है। उसके तहत अभी अभी रिसेंटली एक यूनाइटेड मतलब क्या है उसका नाम, हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों को चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि इसके प्रोविजंस कैसे एक दूसरे से अलग है। तो कंसंट्रेशन रखो, इकोनॉमी में बहुत बहुत बार आप मेरे तरफ देखते रहते हो और आपका दिमाग चले जाता है खाते, इसलिए बी विथ मी, अगर नहीं समझा इंटरव्यू है, मजाक मत करो, पूछ लेना उस पॉइंट पे भी ठीक रहेगा। तो देखते हैं, सेंटर ने फाइनली नोटिफाई किया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके तहत ऑप्शन है गवर्नमेंट स्टाफ के पास कि जो भी एनपीएस थ्रू कनेक्टेड है, नेशनल पेमेंट सिस्टम थ्रू,
तो उनके पास चॉइस है कि वो इसमें आ सकता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर। तो इसके क्या प्रोविजंस है, पहले तो इसके कमेटी का रिकमेंडेशन किसने किया है, कौन है इसका पर्टिकुलर पर्सन, टीवी सोमनाथन है। तो इनकी कमेटी फॉर्म हुई थी। अभी बहुत आपने ऐसा सुना होगा न्यूज में कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारे को पहले जैसी ही चीजें चाहिए। तो अभी हमें देखना है कि भाई पहले जैसी ही चीजें क्यों चाहिए थी और क्या रीजंस थे उस चीज को निकालने के पीछे वगैरह सेंस में, और अगर अभी ये चीज को अगर प्राधान्य दिया जा रहा है तो वो क्यों दिया जा रहा। तो वही परसिस्टेंट डिमांड वगैरह उठ रही थी ओल्ड पेंशन स्कीम की, और पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस कर रही थी इलेक्शन के टाइम पे कि हम आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, वो वाले सेंस में चीजें चल रही थी। फिर अभी क्या हुआ इसमें, ऑप्शन, हाँ वही ज्वाइनिंग वगैरह का ऑप्शन है उनके पास। अब हम देखेंगे पर्टिकुलरली इसके प्रोविजंस क्या है। अब कंपेरिजन वे में एक एक चीज देखेंगे क्या है। पहले तो ये अप्रैल 2025 से लागू होने वाली, और ये किस पे लागू होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे ही होने वाली है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और 2004 की जो थी वो पर्टिकुलरली ऑल सिटीजन्स, रिटायरमेंट मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह रिलेटेड थे उनको भी ये चीज लागू थी, ऐसे सेंस में पकड़ो। और फिर ये सॉरी सॉरी, ये 2004 के बाद की है। और ये जो भी लोग थे रिटायरमेंट वगैरह वाले जो मतलब इसके अंदर ये एनपीएस स्कीम के अंदर ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग, और जो भी लोग 18 से 65 साल के हैं वो भी इस चीज का पार्ट हो सकते थे। ऐसा कोई इशू नहीं था उनके ऊपर कि सिर्फ सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कर सकते थे। तो ये सभी लोग कर सकते हैं, तुम में से तुम और हम भी कर सकते थे अगर जो तुम्हारी जहाँ पे तुम जॉब कर रहे हो पर्टिकुलरली वो एक रजिस्टर्ड है पर्टिकुलरली, इसलिए वहां पे वो चीज पॉसिबल थी, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉय को भी इसके अंदर पैसे डालना पड़ते हैं, ऐसा है। या एनपीएस थ्रू वो आगे आएगा पॉइंट, अभी मत सोचो उस बारे में क्योंकि वो ऐसा दिमाग में रहता है कि यार मेरे को वो पता नहीं है, ऐसा मत करो। और फिर ये जो ओल्ड वाली थी ओल्ड पेंशन स्कीम, वो क्या थी, इट्स अप्लीकेबल ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अब इसमें क्या फर्क है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे लागू होने वाली है। ये सबको लागू हो गई थी जो 2004 के बाद आई थी नेशनल पेंशन स्कीम। और ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 के पहले थी वो अप्लीकेबल थी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, और किसी को अप्लाइड नहीं। तो इसमें क्या था, पहले ये देखते कि इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो भी 50 मतलब आपके पापा रिटायर हो रहे उनको 60,000 रुपए पेमेंट था, तो 50% उसका 30,000 पेमेंट आपके पापा को मिलेगा रिटायरमेंट के बाद में एज अ पेंशन इनकम जो मंथली मिलता है ना उसके हिसाब से 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। ठीक है, प्रोवाइडेड फिक्स्ड मंथली इनकम, मतलब फिक्स था उनका इनकम की इतना इनकम भाई तुम्हारे को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी एक चीज थी। पर वही अभी ये नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 के बाद आई उसमें ऐसा हो गया कि पेंशन अमाउंट इज नॉट फिक्स। अब वो तुम पैसे डालो, वो एक पर्टिकुलर नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर आप पैसे डालोगे, आपका एम्प्लॉय भी पैसे डालेगा, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, उसकी जितनी कमाई होगी, क्योंकि ये फिजिकली परवर्डेबल नहीं था ना, परवर्ड नहीं रहा था ये चीज। मेरी मराठी हिंदी मिक्स हो जाती है बीच बीच में। तो ये परवड़ नहीं रहा था उनको कि इतना बड़ा भाई तुम्हारे को 50% भाई हम पैसे भी दे वो वाले सेंस में। तो फिर इसलिए ये लाई थी कि भाई हम शेयर मार्केट में तुम्हारे पैसे डालेंगे, लगे तो हम भी, गवर्नमेंट भी उसमें थोड़ा बहुत पैसा डालेगी, और वो शेयर मार्केट में जाएगा तुम्हारा पैसा, और फिर वो इन्वेस्ट होगा, और शेयर मार्केट में से जो पैसे आएंगे उस हिसाब से तुम्हारा पेंशन या फिर वो चीज डिसाइड होगी। मतलब पेंशन फिक्स नहीं है, इसलिए इस चीज का विरोध हो रहा था। फिर क्या हो गया, अभी ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस समथिंग है ना, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो इसमें ऐसा है कि 50% वापस से देखो, पर ऑब्जर्व करो, 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे, ये पूरा 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी है पूरी। ये जो तुम्हारा एवरेज बेसिक पे है ना, तुम्हारे को बेसिक पे जो मिल रहा है उसका 50%, वो भी लास्ट 12 मंथ का, जो लास्ट 12 मंथ आपके रिटायरमेंट के पहले होगा, सुपर एन्युएशन मतलब रिटायरमेंट। और वो भी इसलिए ये 50% कम मिलेगा आपको एवरेज बेसिक पे जब आपके 25 साल कंप्लीटेड है मिनिमम। ठीक है, इसमें कोई अटी नहीं थे, इसमें ये 2-3 अटी है। मुझे पता है ये डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहता।
नाही आहे, हे फक्त सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे. हाँ, ते पण एप्रिल मध्ये लागू होईल. और फिर बाद में हमारे स्टेट्स में झगड़े होंगे उसके कि भाई हमारे को भी ये यूनिफाइड पेंशन सिस्टम चाहिए. हाँ. हाँ, तुम ही लेने वाले हो पेंशन का लाभ. तो फिर अभी ब्रॉडली समझा क्या है. और इसमें एक चीज ये भी है, ये यूनिफाइड पेंशन सिस्टम स्कीम में, कि अगर आपने 10 साल की सर्विस करी है मिनिमम, तो उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मतलब 50% नहीं मिलेगा पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी या पेंशन मिलेगी. ऐसा कुछ तो कार्यक्रम है. अभी सपोज करो, और तभी भी ये जो पेंशन स्कीम है उसमें ऐसा बोला गया है, ऐसा डिक्लेयर्ड है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा डिक्लेयर्ड है कि कम से कम 10,000 आपको मिलेगी ही मिलेगी जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, अगर आपने कम से कम 10 साल की सर्विस की है तो. ठीक है, ये ऐसा है. और इट्स नॉट अप्लीकेबल, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारे को पैसे मिलेंगे ये करके ओल्ड पेंशन, ये न्यू पेंशन स्कीम के अंदर. और इसके अंदर था ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कि आपको 9,000 रुपए पर मंथ मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी, बाकी कुछ भी रहे. तो फिर अब ये हो गया. अब नेक्स्ट है कि भाई अब ये इतना थोड़ा टेक्निकलिटी में मत जाओ कि भाई फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे, वो वाले सेंस में वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. पर वही है कि भाई 60% ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, अगर आपका जो है रिलेटिव जिसकी डेथ हो गई है, जिसको पेंशन मिल रहा था, तो उसमें के 60% जो है वो आपको पेंशन स्कीम के अंदर मिलेंगे. ऐसा वो इसका मकसद है. ठीक है. और अब ये है कि इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ऑप्टेड फॉर बेनिफिट्स अंडर एनपीएस, फैमिली वुड गेट बेनिफिट फ्रॉम हिज एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ. मतलब वही शेयर मार्केट में जो पैसा डाला जाएगा उससे जो पैसे मिलेंगे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे. नहीं गया तुम्हारा अच्छा तो फिर वो पैसे भी नहीं मिलेंगे. तो ऐसे ही था फिर. और ये ही आपने देखा ही होगा, ग्रांटेड विडो वगैरह को मिलते हैं इसके ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर पैसे. और इसमें फिर ये इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह इतना जाने की जरूरत नहीं, वो था तो मैंने डाल दिया. अभी इसमें क्या है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, इसके अंदर जो ओल्ड वाला था उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं थी. ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एम्प्लॉय का, जो सर्विस कर रहा है उसका कोई नहीं था. पर ये न्यू पेंशन स्कीम में क्या हो गया, वो 10% कर रहा था जो एम्प्लॉय है, और उसका जो एम्प्लॉयर है जो उसे रख रहा है काम पे, वो 14% दे रहा था उसको. अभी क्या हो गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज, मतलब उसका 10% ही कंट्रीब्यूशन है उस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर. मतलब कंट्रीब्यूशन है, पर गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14 से 18.5% बढ़ा दिया गया है. गवर्नमेंट का जो ये है कंट्रीब्यूशन वो बढ़ा दिया है. ये बस 2-3 चीजें मेन है. अगर आप ये नोट्स ले लोगे तो मुझे मेरे हिसाब से वो प्रॉपर वे में टिक कर लोगे और याद रहेगा. ठीक है, या फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. बस इतना ही था. अब नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या हुआ है. ये एक ऐसी ही न्यूज है जो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके हेडिंग से ही ये बात क्लियर हो रही है कि आईसीआईसीआई एक बैंक है, एचडीएफसी और एसबीआई, उनका जो मार्केट कैपिटल है इकोनॉमी में का, वो इतना अच्छा चला गया कि वो टॉप जो 25 ग्लोबल बैंक्स है उसके लिस्ट में आ चुके हैं. तो कितना गया है, ये पहले गया कैसे, कौन निकालता है इसे, ये पर्टिकुलरली याद रखना. एज पर अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल डाटा, इसके नाम भी बहुत जनरल है तो इतना कुछ एफर्ट भी नहीं लगेगा. ग्लोबल डाटा निकाला गया, उसमें 25 ग्लोबल बैंक्स का किया गया. Q4 मतलब एकदम लास्ट क्वार्टर में. तो उसमें दिखाई दिया कि एच डी एफ सी 25 बैंक्स में 13 नंबर पे, 19 पे आईसीआईसीआई है और 24 पे एस बी आई है. तो जो प्रीलिम्स जिनका है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या फिर शायद से तुम्हारे एग्री में भी एच डी एफ सी बैंक वगैरह कुछ होता है ना, तो तुम बोलते टाइम में पैनल में ऐसे बोल सकते हो जिसका आपने फॉर्म भरा है, मतलब थोड़ा प्रेफरेंस वगैरह दिया है उसके बारे में थोड़ा बहुत. और ये जो प्रीलिम्स वाले हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना कि एक जेपी मॉर्गन चेज है, वो भी एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उस वो सबसे फर्स्ट नंबर पे है ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से. ठीक है. और फिर 2-3 चीजें तो आप याद रख सकते हो. अब मार्केट कैपिटलाइजेशन बता देता हूं मैं. मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि जो भी शेयर्स है, पहले तो ये डिफाइनेशन देख लेते हैं, क्योंकि मेरा कैसा होता था, मैं क्लास में बैठता था पहले, मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम पे मैं क्लास में बैठा था, मेरा ऐसा लगता सर ने समझा तो दिया, और जब मैं वापस पढ़ने जाता था यार सर ने जो बोला था ना वो ऐसी चीजें इसमें दिखती नहीं है, मतलब वो एकदम से रिलेट नहीं होती है. इसलिए फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले, फिर मैं वो टर्म को डेसिफर करूंगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टर्म्स होते हैं और डेसिफर नहीं होते कभी.
तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब कि जो भी शेयर्स किसी कंपनी ने मार्केट में लाए हैं और उसका जो प्राइस है उसके हिसाब से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड करता है। मतलब सपोज करो शेयर मार्केट में 1000 शेयर है एचडीएफसी, उसके एक शेयर का भाव सपोज करो 100 रुपए है, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा और उतनी फिर उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। समझा? ठीक है। और ये फिर वही मैंने एक फॉर्मूला बताया कि मल्टीप्लाइंग द करंट। आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब कि बोल रहा हूँ मैं कि जो भी शेयर मार्केट में उस कंपनी ने लाया है। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। बोर हुआ तो हम नेशनल पे जा सकते हैं। बताओ, प्रोसीड करो इसी के साथ, इसी ना। ठीक है, एक सेकंड, तब तक थोड़ा एक बार वो देख लो, हेडिंग देखो, 2 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, फिएट करेंसी मतलब पता है क्या आपको? पहले एक बार हेडिंग देखते हैं, फिर थोड़ा चालू करते हैं, ठीक है? छोटे छोटे स्टेप लेंगे। मूवी क्विक और क्रीड करके एक ऐसी कोई तो नाम है, ऐसा सपोज करो, 2 पर्सन है। उनको फर्स्ट टाइम, मतलब नॉन बैंक से, पहले तो वो बैंक नहीं है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है उनको, मतलब सेंट्रल, आपको ई रूपी पता है क्या? डिजिटल रूपी। ओके, एक बेसिक वे में आपको पता होगा, पर हम पूरा देखेंगे कि वो यूपीआई से कैसे अलग है। उस सेंस में आपको पता है वो यूपीआई से कैसे अलग है? ऐसा नहीं बोल दिया करो फिर। ठीक है, ओके। तो मोबीक्विक और क्रीड करके एक है, जो फर्स्ट नॉन बैंक्स है जिनको सेंट्रल बैंक, मतलब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसका फुल फॉर्म, इसने लॉन्च किया है। मतलब अब ये वॉलेट बना सकते हैं, जैसे फोन पे का वॉलेट होता है या फिर आपने देखा होगा पेटीएम का वॉलेट होता है। तो वैसे ही अब ये दो, एक पर्सन है या फिर एक है कुछ तो कंपनीज, उनको परमिशन दे दी है आरबीआई ने कि तुम भी ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमने बताई है, बनाई है, ई रूपी जो हमने बनाया है, उसको सेव करने के लिए एक पॉकेट बना सकते हो आप, वॉलेट बना सकते हो। बस ऐसा है। अब हम थोड़ा से तोड़ेंगे कि ये न्यूज़ पर्टिकुलरली आई कैसे, फिएट मनी क्या होता है वगैरह वाले सेंस में। तो ये न्यूज़ आपको मोर और लेस समझ गई होंगी। हम थोड़ा अभी रफ पेज पे जाते हैं इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। देखो, फिएट करेंसी मतलब, फिएट करेंसी मतलब पता है कि आपको फिएट करेंसी मतलब क्या होता है? नहीं बोल दिया करो उसको, इंटरव्यू में बोलने वाले हो तो कुछ थोड़ा सा। फिएट, फिएट करेंसी, ओके। फिएट करेंसी मतलब होता है कि हमारे जो रुपये है ना, आपको क्या लगता है जो आपके पास 10 की नोट है, 500 की नोट है, उसकी उतनी वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके नीचे आरबीआई ने, गवर्नर ने साइन किया है। वैसे उस पेज की कोई वैल्यू है क्या? वो 2 रुपए में भी नहीं जाने वाला। तो मतलब कि क्या होता है, फिएट करेंसी मतलब कि सिर्फ उसका जो वजूद है, इस बॉडी का वजूद इसलिए है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, नहीं तो बॉडी बोलते हैं मरने के बाद में इस चीज को। ठीक है, तो वैसे ही सपोज करो ये जो रुपये है हमारा, 10 रुपए, 100 रुपए, इसकी सिर्फ इसलिए वैल्यू है क्योंकि इसके नीचे किसने तो भी हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ऐसे ही नोट को फिएट करेंसी बोलते हैं जिसके अंदर उसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ किसी गवर्नमेंट ने उसे साइन किया है या ऑथोराइज किया है, इसलिए उसका वजूद है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसकी खुद की वैल्यू है। पहले करेंसी आने से पहले, पहले करेंसी वगैरह कुछ थे नहीं, उसके पहले गोल्ड चलता होगा या फिर कोई और मेटल वगैरह चलता होगा, कॉपर वगैरह, उस हिसाब से। पर फिर क्या हो गया, अब उनको दिखा कि इतना गोल्ड भी नहीं है या उतना रुपए भी नहीं है कि भाई हम इतने लेवल पे ट्रेड कर सके, वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंटर ग्लोबल लेवल पे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाते थे। फिर इसलिए उन्होंने एक नोट बनाई जिसका कोई खुद का वजूद नहीं है, वो एकदम सस्ती है, 1 या 2 रुपए में बन जाएंगी, उससे भी कम कॉस्ट में, जो प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह है गवर्नमेंट की उस हिसाब से। पर उसके ऊपर जिसने साइन किया उसके वजह से उसका वजूद है, इसलिए उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, इंट्रेंसिक उसकी खुद की वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसे वैल्यू दी गई है, उसे बोलते हैं फिएट करेंसी। पर अभी क्या हो गया, अब आरबीआई को दिखने लग गया कि हमें छापने के लिए भी पैसे लग रहे हैं, है ना?
छापने के लिए भी पैसे लग रहे हैं। और फिर उन्हें ये दिखा, पहला पॉइंट ये सपोज करो कि उन्हें मालूम पड़ गया कि जो हम इश्यू कर रहे हैं पैसे, उसके लिए भी उन्हें खर्चा लग रहा है अच्छा खासा। और दूसरा एक चीज दिखा उनने कि भाई क्रिप्टो करेंसी बहुत मार्केट में चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है सबने? क्रिप्टो करेंसी मतलब, थोड़ा क्रिप्टो करेंसी जानना है क्या, उतना है क्या इच्छा? क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है, एक एक कोई तो नाम था, उसका नाम था मेरे को उसका नाम प्रोनाउंस नहीं करते आ रहा, कोई तो चाइना का पर्सन था जो, हाँ समथिंग वही, मेरे को भी वैसे ही थोड़ा बहुत याद है। सपोज करो एक्स वाई जेड कोई भी एक पर्सन था, कोई एक पर्सन था, उसने क्या किया, उसको दिखा कि भाई वर्ल्ड लेवल पे सेंट्रल बैंक है, वो खुद के नोट्स छाप रही और उसके हिसाब से सब चीजें चल रही, और वो उनके रेपो रेट लाते वगैरह, और उसके वजह से ग्लोबल लेवल पे वो चीजें चलाते हैं। फिर इस बंदे ने क्या करा, ऐसा एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसा एक प्रोग्रामिंग सिस्टम बनाया कि अगर आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, हमारे नहीं है कि वो 19 था 171 वाले नहीं, वो प्रॉपर कोडिंग वाले, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप करोगे तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है उसमें से कॉइन्स निकलेंगे, बिटकॉइंस जिसे बोला जाता है। ये ऐसा बिटकॉइंस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे धीरे धीरे कोडिंग लैंग्वेज के, फिर उसमें से कॉइन्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। और जैसे जैसे वो लेवल बढ़ती जाती है कि भाई अब तुम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत लेवल, अच्छी खासी प्रोसेसिंग पावर लगती है उस चीज को, कंप्यूटर के लैंग्वेज में और एनर्जी के लैंग्वेज में। तो इस चीज से फिर वो चीजें चल रही थी, और फिर ये क्या करना चाहते थे कि भाई कोई सेंट्रल बैंक नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारा खुद का बैंक, हमारे खुद के कॉइन होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे चलेंगे। पर अब तुम बताओ ये कौन करेगा इसमें डील? जो माफिया लोग हैं, जिनको अंडरग्राउंड जिसको चलाना है चीजें, वो इसमें डील करते थे। और इसमें फिर करप्ट प्रैक्टिसेस बढ़ना चालू हो गई थी। ये एक चीज हो रही थी, ब्रॉडली समझा ना क्या बोलना चाहता हूँ। फिर ऐसा कुछ तो हो रहा था कि भाई क्रिप्टो करेंसी आ गई थी, और फिर ये भी चीज हो गई थी कि भाई रुपी छापने के लिए जो पैसे लग रहे हैं उसमें भी ऐसा हल्का भारी हो रहा था आरबीआई के दिल में कि यार हमारा बहुत पैसा जा रहा है। फिर क्या करा आरबीआई ने, उसने एक ई रूपी नाम का कंसेप्ट लाया, जिसको बस वो रूपी जैसा ही है, पर उसको हार्ड, जो हार्ड अस्तित्व है ना, एक नोट का हार्ड अस्तित्व है, वैसा कुछ भी नहीं, वो सिर्फ डिजिटली है, बस वर्चुअली है। कि भाई उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह वैसे ही होंगे जैसे आपके यूपीआई के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यूपीआई और ई रूपी में सिर्फ इतना फर्क है कि यूपीआई मतलब सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन, ई रूपी मतलब जो डिजिटल है, उसका डिजिटली ही अस्तित्व है, उसका हार्ड अस्तित्व नहीं है, उसकी नोट वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ है। जैसे आपके मोबाइल में मेरे को एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगा, पर ऐसे सिर्फ रूपी दिखेंगे कि 1,000 रुपए है आपके पास, ई रूपी वगैरह, वो वाले सेंस में, समझा? फिर अभी ये जो चीजें ला रही है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाया गया, इससे आरबीआई क्या करना चाहता था, ई रूपी लाना चाहता था कि भाई अब जो वो डिजिटली चीजें वर्क करे, क्योंकि उसने देख लिया था कि हमारे लोग तो भाई यूपीआई भी, मतलब भाजी वाले के पास भी यूपीआई से पे कर रहे हैं, मतलब डिजिटली उतने स्कॉलर हो चुके हैं। तो हम अब वो स्टेज पे थे कि हम ई रूपी ला सके ग्राउंड पे। तो फिर ये पायलट बेसिस पे अभी ये देख रहे कि ये नोट कैसा काम कर रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं इस हिसाब से। तो वही है, फिर अब ये दो लोग थे, इनको बोला कि तुम ऐसा वॉलेट बनाओ जिसमें खुद आरबीआई और यस बैंक इसकी मदद करेगा कि वो वॉलेट बनाने के लिए मोबीक्विक और क्रीड की, कि तुम ऐसा वॉलेट बनाओ और उससे भी ट्रेड होगा। ये अभी पायलट बेसिस पे ये सब चल रहा है। जब हमारे बच्चे होंगे 10-12 साल बाद, तब उसमें वो ई रूपी में डील करेंगे, ऐसा सपोज कर लो। ठीक है, समझ गया सर? तो अब फिर इन्होंने जो अकाउंट लाया, मतलब ये कोलैबोरेशन करके जो लाया, उसमें सिर्फ ये है कि अब ये पायलट बेसिस पे है। तो इसमें ऐसा है कि एक टाइम पे आपको 10,000 रुपए, तो मतलब 10,000 रुपए ही ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 1-2 रुपए नहीं बेच सकते आप। 10,000 रुपए का ही ट्रांजेक्शन हो सकता है मिनिमम, और दिन भर में 50,000 का हो सकता है, 50,000 ई रूपी आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अभी इंडिया 36 कंट्रीज में से एक पर्सन है जिसके पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, या खुद की डिजिटल करेंसी है, या ई रूपी है, वो वाले सेंस में। और वही है कि ये डिजिटल करेंसी है, इट इज सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसी, मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। और इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, आरबीआई खुद इसकी वैल्यू डिसाइड करता है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कौन देख रहा था? कोई नहीं देख रहा था। इस पे एक ब्लॉकचेन आने वाला है। आपको ब्लॉकचेन मतलब पता है? जो वो कंसेप्ट आएगा मैं बताऊंगा। ब्लॉकचेन पता है आपको, किसी को कुछ? ठीक है, ये जो है ना, सिर्फ थोड़ा याद रखो, क्रिप्टो करेंसी कुछ तो था, और अब मैं ब्लॉकचेन बताऊंगा तब इसका कनेक्शन है, वो थोड़ा और अच्छा है।
डिजिटल करेंसी के उससे क्या हो जाएगा, मतलब डिजिटली अगर ये चीजें हो गई तो गवर्नमेंट के पास हिसाब रहेगा कि कितना पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा। और ये जो लोग पैसे ऐसे लगते हैं ना, कैश वगैरह छुपा के रख दिए भाई, काला पैसा वगैरह, अगर डिजिटली सब चीजें हो रही होंगी तो गवर्नमेंट का ऑब्जर्वेशन होगा उसके ऊपर। वो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर पूरा डिजिटली हो गए तो वो एकदम से नहीं होने वाला, पर अगर वो चीज हो गई तो फिर टैक्स में वो पैसे कटेंगे प्रॉपर, लोगों को दिखेंगे कि कितना पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा। बाद में क्या बोल सकते हैं, माल प्रैक्टिसेस नहीं चलेंगी। और फिर हाँ वो वाले सेंस में, और इश्यू करने के लिए जो पैसे लग रहे हैं हमें हार्ड करेंसी, वो नहीं लगेगी। और वो हमारे डेवलपमेंट को भी दिखाते हैं कि भाई इतने कम सालों में हमने वो अचीव कर लिया जो बाहर के देशों ने नहीं किया। एक प्रतीक भी हो जाता है हमारे चीज को सिंबलाइज करने का। अब ये वाली न्यूज, आपकी जो सबसे पहली वाली न्यूज थी जो मैंने बताया था, कौन सी न्यूज थी? हाँ हाँ, वेरिएबल रेपो रेट उससे कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड है, थोड़ा कॉन्शियस रहो। इसने क्या किया अभी, आरबीआई क्या कर रहा था, लिक्विडिटी बढ़ा रहा था, जो मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे भी अब उसको पता चल गया कि भाई मैंने डॉलर डाल के, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा गलती कर दिया क्या। क्योंकि उसने डॉलर बढ़ा दिया एकदम से, फिर लिक्विडिटी कम हो गया, रुपी कम हो गया मार्केट में का। फिर उसने क्या किया, पहले तो वो बैंक को बोल दिया कि मैं वेरिएबल रेट में भाई तेरे को पैसे दे रहा हूँ, 3.75 लाख करोड़ वो आएगा धीरे धीरे करके बैंक के पास। और अभी आरबीआई क्या कर रहा, 1.5 लाख करोड़ मनी मार्केट में डाल रहा है। मनी मार्केट, मनी मार्केट पता है आपको? मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जिसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वो होता है एक मनी मार्केट। मैंने और थोड़ा सा अच्छे से समझाया उसको कि जो भी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, आपने वो पिक्चर देखा होगा शायद, 1992 स्कैम, देखा है क्या? हाँ, ठीक है, ओके, नो इश्यूज। ट्रेडिंग इन वेरी शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट और एक होते हैं डेप्ट वाले। तो ये मनी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डेप्ट वाले इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी और डेप्ट पता नहीं है क्या आपको? मैं बताता हूँ, एक सेकंड। अब दो प्रकार के चीजें चलती है, एक तो इक्विटी नाम का कार्यक्रम होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होंगी जिसमें, या फिर दूसरा होता है कि डेप्ट है। डेप्ट मतलब लोन, सिर्फ लोन का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कोई ओनरशिप वगैरह नहीं रहेंगी। जो पैसा कमाएंगे उतना इंटरेस्ट रेट जो बोला गया उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। ये होता है इक्विटी और डेप्ट का फर्क, एक ब्रॉड वे। ठीक है, डेप्थ में मत जाओ, वो फिर यूपीएससी वाला कार्यक्रम हो जाएगा, वो अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता मैं। तो बस मोर और लेस ये है कि जो भी शॉर्ट टर्म में डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, डेप्ट इन्वेस्टमेंट होती है, लोन की इन्वेस्टमेंट या डेप्ट के वाइज में अगर चीजें हो रही है, अगर वो लार्ज वॉल्यूम में हो रही है तो वो कहाँ होती है, तो ये मनी मार्केट में होती है। और वो होलसेल में लेवल पे चीजें होती है वगैरह वगैरह से। पहले तो वो कैपिटल मार्केट होता है, उसके अंदर से ट्रांजेक्शन पहले होते हैं। सपोज करो, एक मैं आपको सीढ़ी बता देता हूँ चीजों की, कि पहले क्या होता है ये समझो, ये कैपिटल मार्केट है और ये मनी मार्केट है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इक्विटी भी होती है ट्रेडिंग, और इधर डेप्थ वाले भी थोड़ी बहुत चीजें होती है। फिर यहाँ पे जब हो जाता है ये चीजें, तो ये बाद में ये मनी मार्केट में चेंज, मतलब पहले एक सिंगल ओनर रहता, वो वहाँ पे कैपिटल मार्केट में खेल लेता, फिर वो उसने जो वहाँ पे मतलब कमाया है या फिर ट्रेड करके उसको मिला है, वो यहाँ पे मनी मार्केट में आके बेचता। इतना डेप्थ में मत जाओ, एक ब्रॉड वे में साइकिल बनाने के लिए मैं चीज बता रहा हूँ कि भाई कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट ऐसे वे में कनेक्टेड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मनी मार्केट पे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए चीजें। कैपिटल मार्केट देखो, कैपिटल मार्केट मतलब जिसके अंदर इक्विटी भी मतलब हो रहा है ट्रेड, इक्विटी में भी ओनरशिप वगैरह के इसमें भी हो रहा है, और डेप्थ में भी मतलब एक ट्रेडिंग हो रही है, जो भी शेयर मार्केट की डेप्थ है, लोन ले रही है कोई बैंक, उसमें भी हो रहा है, और जो इक्विटी वाले शेयर्स है वो भी उसमें हो रहे हैं लोगों के बीच में ट्रेड। पर जो मनी मार्केट है ना, और ये लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है बेसिकली, ये मेन है, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर। और मनी मार्केट में ऐसा है कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, पहले तो शॉर्ट टर्म है जो मैंने वहां दिया है, शॉर्ट टर्म के लिए हो रहे हैं। और ये काय में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेप्थ में हो रहा है, डेप्थ है, लोन है। इसके वजह से इसका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटे लेवल पे है ना,
छोटा कार्यक्रम हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। बस ऐसा है। जैसे बस ठीक है, और थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, मेरे को ऐसा लगता है। समझा है ना आपको ब्रॉड वे में क्या है क्या नहीं है? तो वही है, ऐसा है। जैसे एक, अगर मैं आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का एकदम रॉ एग्जांपल दूं, तो ऐसा सपोज करो ये मैं हूँ, ठीक है। मैं चबा तो यही से रहा हूँ, फूड मेरा कहा जाएगा पेट के अंदर, फिर आगे प्रोसेसिंग होंगी सब चीजें। तो सपोज करो अब मेरे पेट मुंह जो है वो एक ही है, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट है, मतलब एक सिंगल प्लेयर्स या कुछ हैंडफुल ऑफ लोग यहाँ पे चीजें कर रहे होंगे। मेरे मतलब मुंह के अंदर जो भी चीजें चल रही है वो बहुत कम लेवल पे लोग कर रहे हैं, पर पेट के अंदर बहुत सारी चीजें है, लिवर है, पैनक्रियाज है, बहुत बड़े लेवल पे चीजें चल रही है ना मेरे बॉडी के अंदर। एक अगर कंपेरेटिव वे में बताऊँ तो सपोज करो मनी मार्केट में, मतलब ये मेरा जो अपर बॉडी का पार्ट है मिडल वाला, उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन या फिर बहुत लेवल के इश्यूज, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसेस चल रही। यहाँ पे प्रोसेस एक ही है कैपिटल मार्केट के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। और ये शॉर्ट टर्म की है। और अफर्म कर देता हूँ मैं इस चीज को कि वेरी शॉर्ट टर्म डेप्थ इन्वेस्टमेंट है, और ये कंटिन्यूअस लार्ज वॉल्यूम में होते हैं, और ये होलसेल वगैरह वो वाले सेंस में इतना कुछ ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं। और ये बहुत छोटे लेवल के, इसलिए फिर ये थोड़ा सेफ्टी वगैरह ज्यादा है इसकी वाले सेंस में। तो वही है कि लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ था जो मैंने पहले न्यूज में आपको बताया। और इसमें क्या हो गया कि ये जो, देखो ये पहले मैंने बताया था कि इसका एम क्या है कि लिक्विडिटी शॉर्टफॉल जो हुआ है इकोनॉमी का, वो स्टेबलाइज करने के लिए ये चीज हुई थी। तो आरबीआई ने ऐसे दो तीन चीजें करी है उस चीज से जूझने के लिए या फिर डील करने के लिए, जो उसने डॉलर डाला है इकोनॉमी में, फॉरेन एक्स मार्केट में। पहले तो उसने ये तीन चीजें की है। लॉन्ग टर्म पे वो वेरिएबल रेपो रेट में ये पहले आया था कि भाई अभी ये 7 तारीख को ये 50,000 जो 3.75 थे ना, उसमें के ये फेब्रुआरी के 7 तारीख को 50,000 करोड़ डालने वाली है जो आरबीआई। और आरबीआई विल एग्जीक्यूट यूएस डॉलर रूपी बाय सेल, ये भी चीज करने वाली है उस चीज को मैनेज करने के लिए। स्वैप ऑप्शन वगैरह बोलते हैं इसे। और ये भी एक चीज है कि आरबीआई विल कंडक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड बाय बैक प्रोग्राम। इतना टेक्निकलिटीज में मत जाओ, सिर्फ ऐसा है याद रखो कि 1.5 लाख करोड़ भी कहाँ डाला है उसने, मनी मार्केट के अंदर डाला है। मनी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह ट्रेड होती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म वाली चीज होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेनली सिर्फ और सिर्फ डेप्थ वाली होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसी होती है? कैपिटल वाली नहीं होती है, डेप्थ वाली होती है, सिर्फ लोन लेती है गवर्नमेंट बाहर के लोगों से, वो वाले सेंस। तो फिर यहाँ तक समझ गया। फिर अब ये संजय मल्होत्रा वगैरह तो पता ही होगा शायद से आपको। और अभी रिसेंटली एक वो क्लास के बाद बताता हूँ, थोड़ी अलग, उतना डेप्थ में जाएगी भी नहीं शायद से मेरे हिसाब से। तो आप बताओ, इकोनॉमी बोर हो रहा क्या, उधर जाना है कि यही चलने दो? यही चलने दो। ये एक न्यूज लेते हैं, क्योंकि दो चार लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि उधर जाओ। ये एक न्यूज लेते फिर उधर जाए। पंजाब नेशनल बैंक प्योनियर किया है। प्योनियर मतलब पहला कदम उठाया उस चीज के लिए। किस चीज के लिए? आपने सुना होगा कि लोगों के भाई पैसे स्कैम कर दे रहे लोग, मतलब ऐसा फोन लगा के पैसे लिए जा रहे वो वाले सेंस में। तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, पहली एक इंडियन बैंक है जिसने एक क्लेरी 5 करके एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अगर आप वहां पे रजिस्टर कर देते हो कंप्लेंट कि भाई मेरे अकाउंट के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ है, तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगी। और देखो ये चीजें वो कर देंगी पर्टिकुलरली कि हाँ, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, आपको कस्टमेबल व्हाइट लिस्टिंग कर दी जाएगी आपके अकाउंट को, और ऑटोमेटेड लीन मार्केटिंग। अभी बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है, ये एकदम से क्वेश्चन नहीं आने वाला इस पे। सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी आरबीआई को ऐसा पता चलेगा, या फिर आप जब उस पर कंप्लेंट रजिस्टर कर दोगे कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ तो स्कैम हुआ है, तो वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगी, उसमें से पैसे निकलना चालू नहीं हो जाएगी। अगर आपने आपके सब चीजें दे दी, ओटीपी वगैरह सब दे दिया, और आपने यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर कर दी, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उनके निकालने से पहले वो बच जाएंगे थोड़े बहुत सेंस में। तो वही है कि ये जो डेवलप किया है वो किसने किया है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। और एक ऑटोमेट रियल टाइम साइबर क्राइम कंप्लेंट प्रोसेसिंग है। ऑटोमेटिक होता है ये चीज, अगर ऐसा कुछ गैर प्रकार उन्हें दिखाई देता है तो उस सेंस में। बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वही है कि नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने ये चीज किया है, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक एज देयर फर्स्ट ऑप्शन, अगर उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है
और उन्होंने अगर न्यूज में बताते बताते अगर ये चीज भी बोली कि भाई ऐसा भी है, और ऐसा भी बोल सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक बहुत ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स में काम करता है अभी, तो ये आप एक बता सकते हैं। और दूसरा आप बता सकते हो कि उन्होंने सस्टेनेबल वे में झाड़ वगैरह लगाने के भी प्रोग्राम चलाए थे थोड़ा, जिसने पहला ऑप्शन दिया है पंजाब नेशनल बैंक को। ये दो तीन चीजें भी याद रखो। पिछले बार मैंने जो आईडीबीआई के पेपर मतलब इंटरव्यू पे जा रहे थे, मैंने उनको एमडी और सीईओ पूछा था उनका, जो अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, वो बताते नहीं आया था। ये थोड़ा सा इसलिए जो रिलेटेड है वो याद रखा करो। तो अब थोड़ा दूसरे न्यूज पे जाते हैं। ये ब्लॉकचेन वाला है, थोड़ा दिमाग ऑक्यूपाई करेगा ये। पहले इधर के देखते आते चीजें। ये फिर आईएनआर कनेक्ट वगैरह हुआ था। हाँ, एक ई वे बिल करके रहता। मतलब क्या होता कि पहले तो ये लॉन्च किसने किया, एक ई वे बिल है जो मैंडेटरी है। मूवमेंट ऑफ गोल्ड कहाँ पे, अभी रिसेंटली हुआ है केरला के अंदर। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ई वे बिल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोल्ड। ट्रांसपोर्ट के टाइम पे आपको मतलब तो पहले मैंने ई वे बिल ही बता देता हूँ आपको कि क्या होता है, फिर आपको थोड़ा इजी जाएगा। ई वे बिल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। पर्टिकुलरली ये एविडेंट करता कि आपका जो मूवमेंट ऑफ गुड है उसके लिए। और ये पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो भी आपने टैक्स वगैरह भरना चाहिए उस चीज के ऊपर, वो भरा है क्या नहीं उस चीज को दर्शाता है। और जो आपकी चेकिंग वगैरह चलती है, आपने अगर ई वे बिल दिखा दिया आपका, तो आपकी चेकिंग नहीं होगी। क्या बोल सकते हैं, बहुत रास्ते में जो चेकिंग्स वगैरह होते हैं ना आपकी गुड्स की, कि भाई आपकी गाड़ी में क्या है, वो वाले सेंस में वो थोड़ा कम हो जाएंगे डिजिटल वे इस चीज का होने की वजह से। तो वो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स को और एफिशिएंट वे में होना चाहिए उसके लिए आया है। और अभी रिसेंटली केरला ने ई वे बिल गोल्ड पे भी लागू कर दिया है। तो इसमें ऐसा है कि भाई 10 लाख या फिर उसके अभाव में जो भी होगा चीजें, अगर गुड्स होगा आपके पास 10 लाख का सोना आपके अगर गाड़ी में होगा, और आपने ई बिल उसके लिए कंपलसरी है कि 10 लाख के ऊपर या 10 लाख अगर होगा तो उसके लिए ई बिल होना ही चाहिए, ई वे बिल। उसके बिना आपका वो चीज जाएंगी नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा ना आपका वो गोल्ड ऐसा माल प्रैक्टिसेस करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं आया है। अगर टैक्स दिया है तो मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुए है उसके इसको। तो ये टैक्स पेयर्स वगैरह का चीजें वगैरह, ये थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं ग्लॉसी थिंग है, इतना कुछ नहीं है वो। अभी रिसेंटली ये एक हेडिंग है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि टाटा स्टील ये पहला एक बना है जिसने फर्स्टली डेवलप किया है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मतलब क्या बोल सकते हैं पाइप्स बनाए हैं वो वाले सेंस में। बाकी और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में पूछा गया तो ये क्लरिकल वगैरह में पूछा जाएगा कि भाई किसने डेवलप किया वो वाले सेंस में। तो बाकी तो इसमें कुछ और नहीं है। हाँ, अभी इंटरनेशनल अफेयर्स के न्यूज़ देखेंगे हम थोड़े, ज़्यादा नहीं है लगता इसके। एक यूनेस्को है और एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लॉन्च किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। अभी रिसेंटली एक मतलब असेंबली बैठी होगी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई 2025 हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन है। और ये पर्टिकुलरली इसलिए होते हैं ऐसे स्टेप्स कि भाई वो रेज अवेयरनेस रिलेटेड रोल ऑफ ग्लेशियर्स इन वाटर। फ्रेश वाटर मोस्टली ग्लेशियर्स से मिलता है हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में। और ये इसमें कौन दो मेंबर्स है जो काम किए है जिनका मेंबरशिप है इस चीज़ में, तो यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस चीज़ को लॉन्च किया है। और इन्होंने एक थोड़ा फैक्ट भी बताया कि अराउंड 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज डिपेंडेंट ऑन दिस, मतलब यहाँ से मिल रहा है हमें वर्ल्ड लेवल पे, ऐसा याद रखना। हाँ, खत्म भी हो गया, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। एक सेकेंड।